राइट सो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं? मैच मूविंग। राइट नाउ मैच मूविंग क्या होती है, कौन सी टेक्निक होती है और कैसे इसका यूज़ किया जाता है, उस पे आज हम लोग जाएंगे। जनरली मैच मूविंग टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें 3D वर्क को मिक्स किया जाता है रियल वर्ल्ड के साथ। 3D को रियल वर्ल्ड के साथ। अब क्या होता है, जो हैवी कंप्यूटर या हैवी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके अंदर एक खूबी होती है, वो होती है कि हैवी 3D सॉफ्टवेयर जैसे न्यूक हो गया, फ्यूजन हो गया, इनके अंदर 3D व्यू पोर्ट ही होता है। लेकिन आफ्टर इफेक्ट के अंदर 3D व्यू पोर्ट नहीं होता बाय डिफॉल्ट। लाया जा सकता है कैसे? रेड शिफ्ट का एलिमेंट 3D डाउनलोड करके। रेड शिफ्ट का एलिमेंट 3D एक एक्सटर्नल प्लगइन है जिसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपको एक 3D प्लेटफॉर्म दे देगा वो आपके वीडियो के अंदर या फिर आपके, हाँ, तो वहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट डायरेक्ट डाला जा सकता है। OBS ऑन है, राइट। लेकिन अगर ये चीज़ ओल्ड स्कूल तरीके से की जाए कि जब आपके पास 3D सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज ना हो, तब आप क्या करें? मतलब 3D सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, 3D सॉफ्टवेयर का नॉलेज होगा तभी तो 3D मिक्स कर पाओगे ना, अदरवाइज नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मेन ये है कि आपके पास रेड शिफ्ट एलिमेंट ना हो और या फिर ट्रैकिंग 3D ट्रैक करने के लिए न्यूक और फ्यूजन का ज्ञान ना हो, तब इस सजेशन पे हम मैच मूविंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। किसके अंदर? आफ्टर इफेक्ट के अंदर। हालांकि इंडस्ट्री में सबसे टॉप का मैच मूविंग न्यूक में होता है, इसीलिए वो जाना जाता है। लेकिन हम यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट के अंदर ये मैच मूविंग करेंगे आज। और आज हम क्या करेंगे, हम एक बहुत ही जनरल छोटी सी मैच मूव करेंगे जिसमें हम कोई एक वीडियो लेंगे जिसके ऊपर में या टेबल के अंदर पे हम अपना कोई 3D प्रोडक्ट वहाँ पे फिक्स करेंगे। ठीक है, यही चीज़ करेंगे। अब होता क्या है कि मैच मूव का मतलब आप समझ रहे होंगे नाम से कि ये मूव को मैच करता है, यानी कैमरे के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट को पकड़ के ये क्या करता है, उस जगह पे अपना एक ऑब्जेक्ट या कैमरा लगा देता है जिससे आपको सिमिलर मोशन मिलता है 3D के अंदर। हम ये समझ लो कि एक वीडियो के अंदर आर्टिफिशियल कैमरा लगाते हैं जिससे वो पूरा वीडियो का मोशन पकड़ लेता है और उसी इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं किसके अंदर? 3D सॉफ्टवेयर के अंदर, जहाँ पे हम वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को प्लेस भर कर देते हैं। इमेज रेंडर कर लो तो सेम वैसा का वैसा ही वीडियो निकल आएगा, बस आपको यहाँ पे एक वीडियो ऊपर नीचे लगाना होगा। तो ये चीज़ करते कैसे हैं वो आज देखेंगे। हाँ, नहीं, जो आप बता रहे हैं ना मास्किंग वाला, वो उसमें मैच मूव की ज़रूरत ही नहीं, नॉर्मल ट्रैक की ज़रूरत पड़ती है उसमें। सो चलिए, न्यू प्रोजेक्ट, और इस बार हमें चाहिए होगा एक वीडियो जो कि स्टिल, किसी भी स्टिल मतलब रोटेटरी कैमरा का होगा, यानी रोटेशन हो रहा होगा, ट्रैक रोटेशन हो रहा होगा वीडियो में। तो हम यहाँ पे पिक्सेल्स में जाएंगे और वीडियोस में जाएंगे और कोई भी ऐसा वीडियो जिसके अंदर हमें कैमरा रोटेट करता हुआ सिंगल ऑब्जेक्ट के चारों ओर मिल रहा होगा, ऑर्बिट करता हुआ मिल रहा होगा, हम उसको ले लेंगे। सो यहाँ तो मैं कुछ भी लगा सकता हूँ आफ्टर इफेक्ट में, नॉर्मल ट्रैक करके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ तो नॉर्मल है। लेकिन अगर रोटेशन हो, कैमरा एक ऑब्जेक्ट के चारों ओर रोटेट कर रहा हो, तब दिक्कत हो सकती है। हम्म। हाँ, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ 360। लेकिन 360 सर्च करूँगा ना तो 360 वीडियो निकल आएगा। हाँ, तो वो 360 कैमरा नहीं चाहिए हमको। हमको चाहिए कि छोटा सा रोटेशन, रोटेट वगैरह यूज़ हो रहा होगा, उसके लिए जाएंगे। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, विल गेट समथिंग। हाँ, मीट रखा हुआ था, वो तो मैं देख रहा था।
मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। Probably it's kind of like that. ये देखो, ये हल्का हल्का ट्रैक हो रहा है ना, रोटेट कर रहा है उसके चारों ओर। पूरा नहीं घुमा रहा है लेकिन घुमा रहा है जितना भी घुमा रहा है। तो चलें इसी वीडियो को ले लें, क्योंकि इसमें क्या होगा, हल्का सा ऑब्जेक्ट का लेफ्ट और राइट दोनों हिस्सा नज़र आएगा। ठीक है, आप चाहो तो पूरा रोटेटरी ले सकते हो, विच इज़ रोटेशन ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट का रोटेशन आ रहा ना, कैमरा ऑर्बिट नहीं आ रहा। ये देखो, ये ठीक है, रोटेट हो रहा है ना, कैमरा एक ऑब्जेक्ट के उसमें जा रहा है। अब चलो इसी में कुछ करते हैं तिगड़म। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को लेके आ जाएंगे हमारे, डायरेक्ट इंपोर्ट करेंगे, लाइन मिलाएंगे। ठीक है, और कुछ भी इसमें हमें करने का ज़रूरत है, हमें केवल एक ट्रैक तैयार करना है, 3D ट्रैक। ठीक है, तो 3D ट्रैक तैयार करेंगे इसके ऊपर में। ट्रैकिंग के लिए यहाँ पे ट्रैकर ऑप्शन होता है, ट्रैक कैमरा, डायरेक्ट क्लिक करेंगे, इट विल टेक एनालाइज। और वीडियो जो है वो कितना बड़ा है, 5 सेकंड का है, राइट। सो इसको होने देते हैं। हम्म, मैनुअल कर दो। अगर 3D नहीं पकड़ पा रहा उसको तो मैनुअल पकड़ दो ना, मैनुअल ट्रैक कर दो। ट्रैक मोशन तो बताया है, दो अलग अलग ट्रैक लगा सकते हो ना, दो वीडियो अलग अलग कर लो, एक लेयर के ऊपर एक सिमिलर लेयर को, ऊपर वाले को ट्रैक मोशन करके केवल ट्रेन को ट्रैक कर दो, या मौका ट्रैकिंग कर दो। मौका भी तो बताया था पीछे। हाँ हाँ, पिछली क्लास में आप नहीं आए थे ना। हम्म, एक क्लास बीच में तुम नहीं आए थे। आज फ्राइडे है, थर्सडे। मैं 27 से आके क्लास दिया हूँ ना, 27 को ही दिया था मैंने मौका, दिवाली के पहले सैटरडे। नहीं, सैटरडे को, सैटरडे को कोई नहीं आया था, मैंने एक क्लास उसी समय दी है ना। फिर शायद सैटरडे को दे दी होगी एक क्लास मैंने है ना। कौन सी तारीख थी उस दिन, चलो कोई नहीं, तुमको मिला लिंक उसका तो एक बार देखो, है ना, उसके लिंक देख लो। मौका की ट्रैकिंग का वीडियो था उस दिन। हाँ, मौका का वीडियो होगा ना। तो सारे तो तुम्हारे पास वीडियो आ रहे हैं ना। हाँ, तो फिर ये आ गया होगा एक। देखो अभी यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रैक किया है और हमारे पास ट्रैक पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, अब कैमरे का रोटेशन से मतलब है, हमको वीडियो के ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या फिक्स कर रहे हैं क्या नहीं फिक्स कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं। मेरे को चाहिए है कि यहाँ पे ये तितलियाँ नज़र आनी चाहिए। ठीक है, अब इनमें से जो ग्रीन वाली होंगी ना, उनको सेलेक्ट करेंगे और ठीक है, यहाँ पे एक सेलेक्ट करके इस पे क्या करेंगे, एक नल और कैमरा ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक नल आ गया। फिर से वीडियो पे जाएंगे और सबसे देर तक मुझे जो लग रहा है वो ये वाला भी लग रहा है, डिटेक्टिव पिकाचू ना। ओ डिटेक्टिव पिकाचू वो वही था।
जो एग्जैक्ट पोर्शन मुझे नज़र आ रहा है, मैं सेलेक्ट करके इसको क्या करूँगा, नल एंड कैमरा कर दूँगा, तो यहाँ पे नल आ जाएगा एक, ठीक है। और ऑलरेडी देखो 3D ट्रैक है करके वो ऑन रहेगा 3D ऑप्शन। फिर जाएंगे इधर और यहाँ भी हम सेलेक्ट कर देंगे एक, और इधर पे क्रिएट नल, एक नल इधर, ठीक है। एंड लेट्स इंक्रीज सम हियर, और ठीक है, और प्रोबेबली हियर, और एक और नल। तो हमारे पास 3 नल्स आ गए, ठीक है। 1 2 3 नल्स हैं। जितने ज़्यादा बनाओगे उतने अच्छा है, ठीक है। एक पोजीशन हम यहाँ के लिए बना लेते हैं जिसमें ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन, और प्रोबेबली ज़रूरी नहीं है कि 2 बनाओ, 3 भी बना सकते हो, आपके ऊपर है। बस ये आना चाहिए पर्सपेक्टिव, ठीक। और फिर राइट क्लिक करके नल कर दो। ग्रीन रखो, वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि देखो कलर तो सब ज़रूरी है, लेकिन रेड वाले क्या होंगे, ज़्यादा देर तक टिकेंगे नहीं, है ना। ग्रीन वाले ज़रूरी रखने हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीन वाले शुरुआत से अंत तक वो जीवित रहते हैं, वो वीडियो के थ्रू आउट ख़राब नहीं होंगे। तो ग्रीन, येलो, ऑरेंज, सॉरी ग्रीन, सायन, ये इनके नीचे तक जितने रहेंगे ना, उन सब तक कोशिश करो कि तुम्हारे नल सेलेक्टेड रहें। रेड वाले अवॉइड करो, है ना। रेड, मैजेंटा, ये वाले हैं ना, इनको अवॉइड करो, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब हमारे पास 4 नल ऑब्जेक्ट्स आ गए। अब इस ट्रैक इंफॉर्मेशन को किसी 3D सॉफ्टवेयर में डालना है, ताकि क्या हो, उसके पास एक आर्टिफिशियल कैमरा आ जाए, ये कैमरा 3D कैमरा ट्रैक, और बाकी के नल्स जो होंगे वो चले जाएंगे क्या, 3D सॉफ्टवेयर के अंदर एज अ 3D व्यू पोर्ट। तो अब उसके बीच में जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे ना, वो इसी वे में रेंडर होगा। कैसे होगा देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करने के लिए एक नया सिस्टम दिखाता हूँ। बेसिकली क्या होता है, प्लगइन चाहिए होती है एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स भी आती हैं, रिटन प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इस ट्रैक डाटा को वहाँ ले जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ और इसको हम मैच मूव, ठीक, नाम से सेव कर देते हैं। अब हमें क्या चाहिए होगा, वो स्क्रिप्ट को रन करना होगा। स्क्रिप्ट जो है वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मेरे पास मैच मूव का स्क्रिप्ट है, ठीक है। ये स्क्रिप्ट जो है वो डॉट जावा में JSX में बनी हुई होती है। तो ये क्या करते हैं, आप डायरेक्ट वहाँ से स्क्रिप्ट को रन कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट के अंदर। कैसे करना है, तो AE3D एक्सपोर्ट करके आती है, इस स्क्रिप्ट को आप ला सकते हो। और इसकी प्रीमियम वाली भी आती हैं, तो प्रीमियम वाली भी ले सकते हो, जो कि पैसे में दी जाती है, और नहीं तो फिर रेडशिफ्ट एलिमेंट भी ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको रन कराने के लिए, स्क्रिप्ट्स को रन कराने के लिए फाइल में जाके स्क्रिप्ट में जाना होता है। तब आपके पास जो मैनुअल स्क्रिप्ट्स होंगी उनको रन करा सकते हो। और अगर यहाँ पे आपको नहीं रन कराना है यहाँ से मैनुअल, तो आप चाहते हो कि सॉफ्टवेयर रन कराए, तो आपको ये स्क्रिप्ट जो होती है उसको कॉपी करना है, और कहाँ जाना होगा, आफ्टर इफेक्ट के अंदर। तो कहाँ है आफ्टर इफेक्ट हमारा, यहाँ पे है। राइट क्लिक कीजिए, उसकी लोकेशन निकालिए, ओपन फाइल लोकेशन, और स्क्रिप्ट्स में जाइए और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दीजिए, है ना। या UI पैनल वाली अगर होगी, UI पैनल वाली कौन क्या क्या मतलब होता है, ऐसी एडिशनल बटन मिलेंगी बनी बनाई, जिन पे आप प्रेस करेंगे तो 2-3 इफेक्ट एक साथ काम कर रहे होंगे, या कोई एक स्पेशल काम, यानी कि जैसे ये जो है ये UI पैनल कहलाता है। तो अगर मैनुअल को UI पैनल चाहिए होगा तो फिर UI पैनल पे उसको पेस्ट करना उस स्क्रिप्ट को, और या फिर नहीं तो यहीं पे पेस्ट कर दो AE3D JS स्क्रिप्ट। तो जब भी आप अपना ओपन करोगे, वापस से सॉफ्टवेयर क्लोज करके ओपन करोगे, तो वो स्क्रिप्ट यहाँ पे AE3D में नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको हम सेव कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अभी
स्क्रिप्ट्स में जाके रन स्क्रिप्ट फाइल करूँगा। आई विल गो राइट ओवर इन दिस सेक्शन, और हमारी जो रन स्क्रिप्ट है वो हमें देखना होगा। तो आफ्टर इफेक्ट मैच मूव का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन कर देंगे। तो देखो ये यूआई निकल आया, स्क्रिप्ट रन हुई तो उसमें रिलेटेड जो यूआई था वो आ गया। अब मुझे क्या दिखा रहा है, यहाँ मुझे दिखा रहा है माया, मैक्स और लाइटवेव, ये 3 सॉफ्टवेयर्स को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो चाहे तो मैक्स में डालो, माया में डालो, जिसमें भी। तो आप में से ज़्यादातर लोगों का आई थिंक मैक्स होगा, है ना, जितने 3D में जाना चाहेंगे तो, या फिल्म मेकिंग या विजुअल इफेक्ट वालों को मैक्स ही रहता है। माया जो है वो एडिशनल ऐड कराना होता है। तो अगर मैक्स रखते हैं इसको सबसे बेसिक डिफ़ॉल्ट, तो ये क्या होगा, .ms फॉर्मेट में बोलेगा सेव करने। आप सेव एज .ms कर सकते हो 3ds Max, और यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, जगह भी बता सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे ही एक्सपोर्ट करते हो तो ये बोलेगा प्लीज़ सेलेक्ट द लेयर्स यू वांट टू एक्सपोर्ट। दैट मीन्स कैमरा चाहिए, नल चाहिए, नल पोजीशंस चाहिए, ठीक है, उनको एक्सपोर्ट करना है, वीडियो को नहीं। पर चाहो तो वीडियो को भी कर सकते हो, सेलेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, दैट्स एक्सपोर्ट, और इट विल टेक टप 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 टप, है ना, थोड़ा सा टाइम लेता है इट एक्चुअली डू दैट। और ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो अब हमारे पास मैक्स की फाइल है, सो विच इज़ काइंड ऑफ लाइक दिस। इसमें कोऑर्डिनेशन वगैरह सारे कुछ इस तरीके के हैं, हाँ। सो अगर मैं यहाँ पे, इसको तो हमने सेव कर लिया है, और फाइल इंपोर्ट मर्ज, और डेस्कटॉप पे जाएंगे और हमारे पास ऑल फाइल्स करते हैं, मैच मूव, मैक्स स्क्रिप्ट फाइल, स्क्रिप्ट, रन स्क्रिप्ट, गो टू डेस्कटॉप, मैच मूव, ओपन। ओके, तो देखो वो सारी वैल्यूज इधर आ गई। नज़र आ रहा कैमरा? नहीं नज़र आ रहा, ये देखो ये कैमरा है। तो ये हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे सर्कल सर्कल और लाइंस लाइंस, टेक्स्ट 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 टेक्स्ट, इन पूरों को क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे। अब देखो जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा ना, कैमरा एनिमेट हो रहा है, तो वो क्या बता रहा है मुझे, पोजीशन बता रहा है कैमरा की, कैमरा वीडियो में किस तरीके से मूव कर रहा है ना। अगर इसके थ्रू देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके हम कैमराज में L3D कैमरा पे जाएंगे, और वो हमको मूव करके दिखाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे पर्सपेक्टिव में जाएंगे, और हमें करना कुछ नहीं है। अगर हम, मेन सिचुएशन ये है कि जो हमारे ट्रैक्स हैं इनकी स्केलिंग थोड़ी कम होनी चाहिए। यहाँ पे ना स्केल भी बढ़ जाता है, ऑप्शंस में जाओगे ना तो यहाँ पे स्केल बढ़ा सकते हो, वर्ल्ड स्केल सेट टू 01, तो इसको ना हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 1000, है ना, 1000 कर दो। ऐड 4 व्यूज़ फॉर न्यू माया कॉम्पोजिशन, क्लोज 3ds Max, और इसको एक और एक्सपोर्ट कर देंगे, ओवरराइट कर देते हैं, और वापस से स्क्रिप्ट को रन कर देते हैं। इनकी पोजीशन भर नहीं चेंज करनी होती है, इनका स्केल ज़रूर चेंज करना होता है। यहाँ से ना इसको सेट कर लेते हैं, और सिलेक्शन जो है वो रेक्टेंगल सिलेक्शन दे देते हैं।
इससे क्या पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे है, और डिस्टेंस समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इधर पे एक कैमरा L3D CC1 फिक्स कर रहा हूँ मैं, ताकि जब हम कैमरा के आगे जाएं तो हमें देखो ये ऑब्जेक्ट का पता चलता रहे कि उसकी पोजीशनिंग कहाँ पे है। राइट, तो अब क्या करेंगे, जो हमारा क्लॉक है अगर उसको हम तो अब क्या होगा, देखो ये ऐसा आएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो इसका रेंडर निकाल लो। हाँ, अब रेंडर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइट लगा देता हूँ। एंड आई विल बी जस्ट एडिंग हम उसमें नहीं जा रहे हैं कि लाइट कैसी होगी क्या होगी, क्योंकि और विल बी गोइंग क्वाड टाइप सन। ज़ीरो पॉइंट टू 0.2, राइट, और विल बी लुकिंग एट द रेंडर। तो देखो उसने रेंडर का साइज भी निकाल लिया, उसने निकाल लिया ना उसका साइज, स्क्रिप्ट रन हो गई तो अब मुझे मिल गया। राइट, अब यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो खैर ये चीज़ आप लोगों को तब सीखने मिलेगी जब आप YouTube में जाएंगे। YouTube में सीखने को मिलेगा जब आप लोग YouTube में जाएंगे, और या फिर हमारा कोर्स लीजिए 3ds Max का, और आपको पूरा का पूरा 3ds Max मिल जाएगा। ओके, सो इसको सेव करना पड़ेगा। कहाँ पे सेव करेंगे, लेट्स गो टू रेंडर आउटपुट इन नॉट ओवर हियर, प्रोबेबली इसको डेस्कटॉप पे एक एक्स्ट्रा फोल्डर पे मैच मूव पे मैं फिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, एंड देन आई विल बी जस्ट ओपनिंग दिस वन, और फाइल का नेम जो होगा वो clock 01 होगा। ठीक है, और फॉर्मेट होगा PNG, और इसको सेव करेंगे इन 48 बिट। इंटरलेस्ड ऑन रखना, ठीक है, वरना वो ब्लैक ब्लैक आएगा पीछे। ओके करना होता है, और इसको हम रेंडर करेंगे, एंड इट विल टेक डैब 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 डैब। लेट्स सी, देखते हैं वो कौन सा कैमरा कर रहा है। अगर वो हिलेगा नहीं ना, पास नहीं आएगा, तो हमें चेंज करना होगा। नहीं देखा मैंने, आगे नहीं बढ़ रहा ना, तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैसी है ब्लैक एडम, आपने देख ली? नहीं नहीं, चल तो रहा था। नहीं नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे हम एक्चुअली में रेंडर की बात कर रहे थे। मतलब अच्छी क्वालिटी थी। हाँ, अच्छा अच्छा, मतलब कुछ उसमें टेक्निकल फ्लॉ नहीं बता रहे आप, ये बता रहे हैं कि उसका अच्छा क्वालिटी नहीं आया।
हाँ, अभी तो रिलीज हुआ है, अभी तो लोग चोरी करेंगे, कैमरा वैमरा लेके जाएंगे, छिपा छुपू के फोटो वोटो लेंगे, तब कहीं जाके आएगा। आ गया अच्छा क्वालिटी। एचडी क्वालिटी में देखने में मजा आता बिना पैसा दिए। तो एचडी क्वालिटी बिना पैसा दिए, उसके लिए रुकने को भी तैयार है कि ना, हमें जरूरत नहीं कि हम जाके। हाँ, नेट है हमारे पास तो फिर हम काहे खुद किसी को खर्चा करें ना भाई। हाँ, सीधी सी बात है, जिस दिन आप ऑडियंस से शिफ्ट होकर क्रिएटर की कुर्सी पे बैठेंगे ना, तब आपकी ये भ्रांति दूर हो जाएगी। क्योंकि आप अभी कंटेंट बना नहीं रहे हैं। एक कंटेंट को बनाने में कितना समय लगता है? सालों की मेहनत होती है। और उसमें अपने आप को रख के सोचिए कि सालों की मेहनत के बाद कहीं कोई चार की मंडली में बैठ के ये बोलेगा कि हमें नेट में नेटफ्लिक्स की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से पायरेसी करके निकाल लेंगे। तो आप एज अ क्रिएटर जिसने लाखों रुपए लगाए, करोड़ों रुपए लगाए आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इतना समय दिया, दिन रात की मेहनत, जिसमें आपने अपने परिवार तक को ध्यान नहीं दिया और आपने वो वर्क तैयार किया, ठीक है, इसलिए कि अब आप उससे पैसा कमा सकें ताकि आपका घर बार चल सके, राइट? बिकॉज पैसा अदरवाइज क्यों लोगे? सीधी बात है, आप इसीलिए ले रहे हो ताकि आप ग्रो कर सको, है ना? और तब कोई ये कहे कि हमें नेट की जरूरत बस है, बाकी सब हम संभाल लेंगे, है ना? पायरेसी, देखो मैं कभी भी पायरेसी का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूं कि पायरेसी ज़रूरी है। भारत जैसे जो तीसरे वर्ल्ड जो देश होते हैं ना, थर्ड वर्ल्ड कहलाते हैं हम लोगों को, पॉपुलेशन की बात नहीं है, हमें थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि हमारे लिए प्रोडक्ट नहीं बनाया जाता कभी भी। कोई भी फ़ोन देखते हो, कोई भी कुछ देखते हो, वो भारत को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता, वो फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड को ध्यान में रख के कराया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड कौन सा है? वेस्टर्न कंट्रीज, एलीट कंट्रीज जो होती हैं, वो फर्स्ट वर्ल्ड होता है। उसमें क्या होता है, वहाँ पे हर काम के लिए कस्टमर पैसा देने को रेडी होता है, दैट्स वाई उनको ध्यान में रख के प्रोडक्ट बनाया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वो होता है जो सेकेंड मार्केट होता है, यानी कि जो लोग बना रहे होते हैं दूसरों को सेल करने के लिए, उनका ही देश सेकेंड वर्ल्ड में आ जाता है, जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, इन लोग हो गए। क्यों? क्योंकि यही तो प्रोडक्ट बना के बेच रहे थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वो जो कस्टमर है, वेस्टर्न कंट्रीज। सेकेंड वर्ल्ड वो जो मैन्युफैक्चरर कंट्रीज होती हैं वो। थर्ड वर्ल्ड वो जहाँ पे मार्केट नहीं होता, वो जानते हैं कि यहाँ के लोग ना खर्चा करना मांगेंगे ना कुछ करना मांगेंगे, तो भाई जो इधर से बच गया वो माल उधर फेंक दो। अब वो क्यों ज़रूरी होता है? सीधी सी बात है, जब आप मैन्युफैक्चर करते हो कोई प्रोडक्ट, उसकी एक्चुअल वर्थ होती है $799। $799 कितना होता है? $800, यानी लगभग 60,000, लगभग 64-1,000 रुपये हुआ, है ना? 899 अगर बोला जाए, 799 बोला जाए ना, 800, उसको 80 से मल्टीप्लाई करो 8 को, है ना? 8 8 जा 64 लगभग, तो 64,000 आपका, 64,000 रुपये का आपको मोबाइल पड़ रहा है, ठीक है? आपके इंडिया में कितने लोग होंगे जो 64,000 का मोबाइल अफोर्ड करना चाहेंगे? हाँ, 64,000। How many of you are actually going to buy a 64,000 mobile phone? आजकल लोग 74,000, 1,00,000, 1,20,000 तक के भी मोबाइल फ़ोन अफोर्ड कर रहे हैं भारत के अंदर, बट वो मार्जिन कितना है? 10% लोग होंगे ना। आप भी हो सकता है उन 10% में से हो सकता है ना, कि आप 74,000, 75,000 का मोबाइल अफोर्ड कर सकते होंगे, हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग ना खरीदें,
बट मुझे बताइए कि आप जैसे कितने लोग होंगे। आई हैड अफोर्ड दैट, मैंने शुरुआत में अफोर्ड किया जब ये गैलेक्सी नोट 9 जब आया हुआ था, तो इसका प्राइस जो था वो कितना था, 69,000। आई बॉट इट इन 69,000 फ्रेश जब आया था मार्केट में। आज लेने जाओगे 20,000 में बिकेगा। वही कह रहे हैं ना कि टेक्नोलॉजी आपके अकॉर्डिंग सेट नहीं हो रही। भारत में आज भी अगर 69,000 का इसको बेचोगे ना, इसकी प्रीमियम स्टैंडर्ड बनी रहेगी, लेकिन आपका ट्रेंड क्यों बदल जाता है हर 3 महीने में या 2 महीने में, आपको पता ही नहीं होता कि कब ट्रेंड बदल जा रहा। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में ट्रेंड बदल गया। 6 महीने बाद लोगों ने बोला कि यार बोर हो गया, नया लेके आओ कोई चीज़, तो कोई दूसरा चीज़ लेके आए तो वो आपका ट्रेंड चेंज हो गया। दैट्स हाउ योर ट्रेंड चेंजेस। फर्स्ट वर्ल्ड ऐसे अफेक्ट करता है थर्ड वर्ल्ड को। तो जब पायरेसी में जाते हैं तो थर्ड वर्ल्ड में क्या हो जाता है, 64,000 का ये अफोर्ड करना इज़ नॉट, हर किसी के लिए नहीं। ज़्यादातर लोग क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास जो बड़ा तबका है 74%, 75% का, वो कितने हज़ार, 8,000, 9,000, 12,000 का फ़ोन ही अफोर्ड करना पसंद करते हैं। उससे ज़्यादा वो लेना नहीं चाहेंगे। किसान वाला व्यक्ति थोड़ी ना लेना चाहेगा। वही तो ज़्यादा हैं आपके यहाँ। मिडिल क्लास आपके यहाँ सबसे ज़्यादा हैं वर्ल्ड में। मिडिल क्लास व्यक्ति की आय कितनी होती है, 25,000 टू 30,000, उससे ज़्यादा नहीं होती मिडिल क्लास व्यक्ति की। तो अगर एक घर में इतना, लोअर मिडिल और अपर मिडिल भी हैं अपने यहाँ, वो अलग हैं, तो कैसे अफोर्ड करोगे। अब क्या होता है, ऐसी जगहों पे पायरेसी काम आती है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वगैरह आपकी पायरेसी सपोर्ट करता है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जब ब्राज़ील में PS4 जब लॉन्च हुआ तो उसकी जो रेट था वो $3,999 का था। 1399, सॉरी 3999 का था जब लॉन्च हुआ, तो उसकी कीमत उतनी थी। अब बताओ, उतना अगर हमारे यहाँ बोल दिया जाए गेमिंग कंसोल खरीदने के लिए तो खरीद पाएंगे? सोचेंगे भी नहीं। और आप तो सोचेंगे नहीं। साउथ अमेरिका में जब गए, ब्राज़ील साइड, यूरोप साइड, अपर यूरोप नहीं, मतलब साउथ अफ्रीका साइड, ब्राज़ील तरफ में, तो वहाँ पे इसका रेट जस्ट डबल हो गया। हेलो, जस्ट कम, उसका रेट और डबल हो गया। मतलब उनको 5-6 लाख रुपए का लगेगा एक गेमिंग कंसोल। सो पायरेसी ऐसी जगह पे काम आती है, ऐसी जगह पे बच्चों तक या दूसरों तक पहुंचाने के लिए। उसको आज कितने में मिल रहा है, 33,000, 34,000, 54,000, 22,000 का हो गया। आप देखो, तो पायरेटेड वर्जन ही मिलेगा। और एक गेम कितने हज़ार का आता है ना। जब PS3 लॉन्च हुआ था भारत में, उसका एक गेम कितने हज़ार का था ओरिजिनल, 8,000। 8,000 का एक CD था, एक गेम था, 8,000। इतनी तो सैलरी होती है लोगों की यहाँ पे, है कि नहीं? समझ रहे हो, 8,000 का एक गेम। तो कौन इतना लग्जरियस पर्सन है जो 8,000 का एक गेम अफोर्ड करना चाहेगा, वो भी फीफा वर्ल्ड कप? कितना मज़ा उठाओगे उसमें से? नहीं। तो इस दायरे को सब बचाने के लिए, संभालने के लिए पायरेसी को आना ज़रूरी है। पायरेट आता है, अब कितने में मिल जाती है? एक गेम आता है 200 रुपए का, है ना। कहाँ 8,000 और अब 200। अब 200 में आप कितने अफोर्ड कर लोगे? 2,000 तक अफोर्ड कर लोगे, यानी 10 गेम अफोर्ड कर लोगे। पायरेसी इज मस्ट ऑन दीज एरियाज। हमें मार्केट बना दिया जाए, 2,000 रुपये यहाँ पे मिलता है, मान लो 2,000 रुपये तो स्पेंड कर सकता है 10 गेम्स में। PS3 जिसने 20,000 27,000 का खरीदा है ना, तो 2,000 का तो अफोर्ड करेगा।
अब ये 2001 करोड़ 45 लाख लोगों में, सॉरी 14 अरब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना पैसा आया? है कि नहीं? पायरेसी का मार्केट ऐसे बनता है, और कंपनीज भी सपोर्ट करती, नहीं तो आपको क्या लगता है पायरेट बे और इस तरीके की जो साइट्स है जहाँ पायरेसी होती है, फ्री ऑफ कॉस्टिंग आपको मिलते हैं, उनको नहीं पता है कंपनीज को कि ये इस साइट पे बिक रहा है? क्यों चलने दिया जाता है? रीज़न यही है, क्योंकि आप जो 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना कहीं पे, वो 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट भी वो खा रहे हैं। इसीलिए थर्ड वर्ल्ड सजेस्ट कर दिया गया है। सेकेंड इंटरनेट आ रहा है, इंटरनेट 3 आ रहा है, हम लोग तो जान ही रहे थे। इंटरनेट 3 आ रहा है, अभी जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो ये इंटरनेट 2 है, और आपने सोचा ही नहीं कि आपका इंटरनेट 1 से कब इंटरनेट 2 हो गया, आपको पता ही नहीं है। अब इंटरनेट 3 आ रहा है। इंटरनेट 2 लॉन्च ही इंटरनेट 2 हुआ था ना। इंटरनेट 1 जो था वो मिलिट्री यूज़ कर रही थी, उसमें डायरेक्ट एक उससे दूसरी जगह जा रहा था, एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम पे डाटा डायरेक्ट 1 to 1 ट्रांसफ़र होता था। एक बनाया हुआ नेटवर्क होता था सेल्फ, उसको ग्लोबलाइज्ड किया गया सैटेलाइट की मदद से और वायर्स की मदद से, जो कि समुद्र में डले हुए हैं, सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट करके वहाँ से फिर आप लोगों को वायर के थ्रू दिया जाता है। वो आपका इंटरनेट 2 था। इसमें क्या हो रहा था, सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ रही थी। अब इंटरनेट 3 आएगा कि आपका सिस्टम ही सुपर कंप्यूटर जैसा हो जाएगा। दैट सुपर कंप्यूटर जैसा मतलब आपका सिस्टम में ही क्या बोलते वो रहेगा, इंटरनेट रहेगा। दैट मीन्स आप ही के थ्रू कनेक्ट हो के सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, आप क्लाइंट सेक्शन पे बैठे हैं और सर्वर से मांग रहे हैं, कोई भी चीज़ें सर्वर से मांग रहे हैं, फिर आपका ही सर्वर कर दिया जाएगा। डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट। इससे फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहली चीज़ तो तुम्हारा डाटा प्राइवेट हो जाएगा पूरा। अभी सर्वर से एक्सेस हो सकता है, हैकर ना कर रहा हो, लेकिन गवर्नमेंट तो कर ही रही है। अब कर दिया जाएगा तुम्हें भी इंटरनेट, बाकियों को भी इंटरनेट, यानी डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया जाएगा इंटरनेट को। तो हर किसी के पास अपना डाटा, अपना सिक्योर। कोई भी तुम्हारा डाटा अगर लेना चाह रहा है तो वो पहले तुम्हारे वाले से डील करेगा, फिर अंदर आएगा। दैट वो एक बहुत छोटा टर्म है, ठीक है, उसको हम खैर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा रेंडर निकल गया है ना तो हम उस पर चर्चा करेंगे। रिकॉर्डिंग हो रही है, तो हमारा वीडियो रेंडर निकल गया है और हमने वो भी निकाल लिया है। और अब इस रेंडर को हम लेके आ जाते हैं, डेस्कटॉप पे हमने सेव किया हुआ था, तो रेंडर मैच मूव क्लॉक को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, पीएनजी सीक्वेंस लेंगे, ले आएंगे। पीएनजी सीक्वेंस किसी भी वीडियो का बनाया जा सकता है, आपका इस वीडियो का भी बना सकते हो, ठीक है। सेव करते समय बस पीएनजी एज अ फॉर्मेट कर दो तो सबकी इमेजेस अलग अलग करके सेव कर देगा। अब इसको ले जाते हैं हम ऊपर। नाउ विल हैव समथिंग लाइक दिस। तो जो हमने फिक्स किया था वो यहाँ का नल था, ठीक है। अब अगर इसको हम ऐसा करेंगे ना तो ये ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना होगा, फिर हमको इसको एक 2D ट्रैक पॉइंट लगा के वहाँ पे फिक्स करना होगा, और इसके जर्क को रोकने के लिए हमें इसमें स्टेबलाइज लगाना होगा, है ना। थोड़ा सा स्टेबलाइज वार्प स्टेबलाइजर लगा देते हैं, थोड़ा सा मोशन स्टेबलाइज रहे। कैमरा में बहुत ज़्यादा जर्क होता है तो थोड़ा इश्यू होता है, इसलिए हम न्यूक का मैच मूव ज़्यादा बेटर मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी 3D व्यू पोर्ट मिल जाता है। तो हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट फिक्स भर कर देते हैं, तो जर्क वगैरह सारा कुछ वो कवर कर लेता है ना। तो आफ्टर इफेक्ट में भी ये पॉसिबल है, बट ये इंडस्ट्री लेवल पे हम नहीं यूज़ करते हैं, ये केवल आपको बताने के लिए।
काइंड ऑफ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस बोल सकते हो, क्योंकि न्यूक में क्या होता है, डायरेक्ट 3D ऑब्जेक्ट जो हमने वहाँ पे अभी रेंडर निकाला, रेंडर नहीं निकालना पड़ेगा, वो ऑब्जेक्ट ही उठा के डाल देंगे उसके अंदर। तो वीडियो में दिखेगा कि जैसे आप सेट कर पाओगे कि वो कहाँ पे फिक्स करना है उसको। अब देखो स्टेबलाइज थोड़ा सा कम हो गया ना, तो उसमें से जर्क कम हो गया। और वीडियो में से भी जर्क कम कर देते हैं, वरना वीडियो का जर्की मोशन बड़ा। मास्क कहाँ लगाया हमने, जबरन का एरर दिखा रहा था। ठीक है, तो दोनों स्टेबलाइज हो गए। अब देखोगे तो दोनों के मोशन जो है वो काफ़ी हद तक मिक्स आएंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर है ना। तो अब थोड़ा सा फिर आप इसको अरेंज करोगे, है ना। लेट्स जस्ट से यू कैन एक्चुअली ट्राई फिक्सिंग दैट। तो वो जो ट्रैक पोजीशन है ना, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, वैसा कर लेना। तो यहाँ पे 3D आर्टिस्ट हैं, एक ही हैं बाय द वे। तो ये 3D आर्टिस्ट जो हैं ये प्रोडक्ट आपको बना के देंगे, है ना। तो आप लोग दोनों तीनों का ये मिक्स वेंचर होगा। तो आप लोग अपना वीडियो खुद शूट करिए, प्रोडक्ट इनसे बनवाइए, मेहनत इन्हीं से कराइए, ठीक है। तो इन और आप लोगों को वो स्क्रिप्ट जो लेना है वो आप मेरे से ले सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ योर असाइनमेंट ऑन दैट इज़ मैच मूव, जो कि आफ्टर इफेक्ट में किया जाता है। अब इसके ऊपर में आप इसको मर्ज करने के लिए 10 चीज़ें कर सकते हो, लाइट फिक्स करो, वो करो, वो एक अलग टर्म है। कलर करेक्शन करिए, कलर फिक्स करिए, वो वहाँ पे लगा लिए। एक 2D डेफिनेटली ट्रैक यहाँ पे लगा के मैं उसको फिक्स कर सकता हूँ, है ना। तो वो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा, ठीक। पर ये क्या है, घड़ी तो जबरन की हमने डाल दी थी, विच इज़ नॉट हमारा वो। अगर यहाँ पे कुछ डालना होता तो हम वो डाल सकते थे, कुछ पाना पिंचेस, कि हम इसको ठीक कर रहे हैं, या फिर है ना कोई टूटा हुआ ऑब्जेक्ट, उसका हेलीकॉप्टर का टूटा ऑब्जेक्ट, ग्लास, या उसके सामने का कुछ हेडलाइट है वो टूट के गिर रही है, ऐसा कुछ दिखाना होता तो दैट ऑल्सो वी कैन यूज़ दैट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ओके, बाय बाय, टेक केयर।